वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। रियलिस्टिक एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 30 अगस्त की सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को रोज की तरह वर्ड्स बाय वर्ड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो लिंक यहाँ दिया हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ डेली रात को क्यूज कराए जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स की, और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो आप अगर उसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि रियलिस्टिक एकेडमी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के करेंट अफेयर्स 30 अगस्त की सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखते हैं, और हमेशा की तरह नेशनल करेंट अफेयर्स के साथ शुरू करते हैं। नेशनल करेंट अफेयर्स में सबसे पहले चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जहां देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया है। यह आरोग्य मित्र क्या होते हैं? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना पीएमजे जो है के तहत सभी अस्पताल में आरोग्य मित्र नियुक्त करेगा। ये आरोग्य मित्र कोविड-19 से जूझ रहे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करेगा और उनके प्रॉब्लम्स को मतलब कि सॉल्व करने में उनकी मदद करेगा। उन्हें इसके लिए फंड देने का भी सहायता करेगा और सारी रूल्स रेगुलेशंस उन्हें बताएगा। आरोग्य मित्र ये नियुक्त किए जाएंगे लोग जो हैं, इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं तो हरियाणा में किसान मित्र अभी हाल ही में करेंट है। हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हरियाणा में किसानों, पशुपालनों, डेयरी और बागवानी, छोटे किसानों, बागवानी हो गए, बागवानी करने वाले, इन सभी किसानों और इन सभी को जो छोटे स्तर पे अभी व्यवसाय चालू किए हैं उनके लिए किसान मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं। और ये किसान मित्र कम से कम 100 किसान पे एक होगा और उन्हें बताएगा कि आप कैसे अपनी आय को वृद्धि कर सकते हैं, आप अपने कैसे आय को वृद्धि कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से और ज़्यादा मात्रा में उगा सकते हैं, ये बताएगा किसान मित्र। नेक्स्ट, इसी की जैसे स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए जा रहे हैं। अच्छा, ये सब करेंट है, आपको याद रखना है। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ ये मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन अभी तुरंत यहाँ आंध्र प्रदेश में खुला गया था। स्लम एरिया में कोविड जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें हाथ को जो धोने की प्रक्रिया थी उसके लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, इन स्लम एरिया के जो लोग होते हैं यहाँ कोविड-19 की फैलने की ज़्यादा आशा रहती है, तो इनके यहाँ कोविड-19 न पहुँचे, मतलब न फैले, उसके लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की गई थी। यहाँ निगाह ऐप और कोविड फार्मा ये लॉन्च किया गया था ऐप। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात है तो ये फलों के उत्पादन में शीर्ष पर है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अभी शीर्ष पर है। अच्छा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जैसे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। पापी कोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आप देख रहे होंगे मैप में आंध्र प्रदेश, यहाँ की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गोवा में नवंबर से, नेक्स्ट नेशनल करंट अफेयर्स में ही अगर देखें तो गोवा में 20 नवंबर से आयोजित होगा एक 51वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यह हर बार गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है और इसे पूरे एशिया में एक महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है जो हर साल गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार भी 20 नवंबर को, डेट याद रखिएगा क्योंकि 20 नवंबर को आयोजित हो रहा है तो करेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा गोवा में ही ये IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी मैंने कल ही बताया था आपको कि
केरल में जो है कि प्रतिछाया जो कि मरीना एम्बुलेंस है जो समुद्र में वर्क करेगा, उसकी शुरुआत की गई है। तो ये याद रखिएगा, अभी हाल ही के करेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स में देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता अभ्यास वार्ता जो है अभ्यास रक्षा नीति वार्ता किया गया। तो 40 ये क्या है, तो भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के रक्षा स्थायी सचिव श्री जैन हैंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच अध्यक्षता हुई। संयुक्त रूप से भारत और सिंगापुर के बीच अध्यक्षता हुई। इसमें दोनों देशों के रक्षा जो इक्विपमेंट्स हैं और रक्षा के जो नौसेना हैं उनके डेवलपमेंट और विकास के लिए इन दोनों के बीच अभी रक्षा नीति वार्तालाप हुआ। अच्छा, इसमें दोनों देशों के सुरक्षा गठन और रक्षा गठन जो है उसको बेहतर बनाने का बातों पर वार्तालाप हुआ। अगर सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की आप देख रहे होंगे मैप में, सिंगापुर इसकी राजधानी मुजाल्लाह सिंगापुर है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो लिसियन लुंग है, लिसियन लुंग, और मुद्रा की बात करें तो सिंगापुर डॉलर है। अच्छा, सिंगापुर और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होता है सिम्बेक्स, SIMBEX। अगर इसको फुल फॉर्म इसका देखें तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम सिंगापुर, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम, B फॉर बाइलेटरल और E फॉर एक्सरसाइज। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, ये सिम्बेक्स आप सिंपली याद रख सकते हैं। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच अभ्यास होता है। अभी मैंने हाल ही के बीच में 2-3 लेक्चर्स में आपको बताया था, भारत और नेपाल के बीच सब इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं, जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच सूर्यकरण एक्सरसाइज होता है। भारत और जापान के बीच मालाबार और शून्य मित्र, और एक आपको मैंने बताया था जो अमेरिका, US और अमेरिका, जापान और भारत के बीच, तीनों के बीच होता है, उसको मालाबार जो अभ्यास है वो भारत, जापान और US तीनों के बीच होता है। और एक धर्म गार्जियन ये जो अभ्यास है ये भी भारत और जापान के बीच होता है। इतनी बातें याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने बढ़ाई राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि। अच्छा, अभी भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो अब भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जो राशि की घोषणा की थी उसको बढ़ा दिया है, और ये 2008 के बाद दूसरा बार किया गया है। 2008 में सबसे पहली बार 2008 में सबसे पहली बार खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार जो हैं उनकी राशि बढ़ाई गई थी, और अब इस दूसरी बार फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई। अगर देखें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे उसको बढ़ाकर अब 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया गया। कितना? 25 लाख कर दिया गया है। अगर और बाकी जितने भी पुरस्कार हैं उसको लगभग दोगुना कर दिया गया है। जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार देखें तो उसको 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। 15 लाख कर दिया गया, सॉरी, जो 15 लाख कर दिया गया, 5 लाख से 15 लाख बढ़ाकर कर दिया गया। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसको भी 5 लाख से 15 लाख बढ़ाकर कर दिया गया, और ध्यानचंद पुरस्कार की बात की जाए तो इसको भी 5 लाख से 10 लाख यानी दोगुना कर दिया गया है। अभी मैंने आपकी करंट में ही बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा भी हैं। यह आपको करंट है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, कैबिनेट मिनिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं, केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती। ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो स्टार्टअप चैलेंज चुनौती किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो आप
वो हैं रविशंकर। कौन? रविशंकर, मैं लिख देता हूं रविशंकर। ये अभी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर। इनके द्वारा लॉन्च किया गया चुनौती स्टार्टअप चैलेंज, चुनौती नाम का स्टार्टअप, न्यू जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज। अच्छा, इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? बेसिकली अगर स्टार्टअप का मतलब हम समझे, स्टार्टअप का मतलब समझे तो क्या होता है? स्टार्टअप जो अभी अपने व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चैलेंज शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि कुछ चुने हुए सेक्टर के काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स, मतलब 300 व्यवसायिक जो हैं कुछ चुने हुए सेक्टर के, उनको क्या करना है कि उनकी पहचान करना और उनको 25 लाख रुपए तक की 25 लाख तक की जो 25 लाख की तक की शुरुआती फंड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है इस न्यू जनरेशन स्टार्टअप, अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती के तहत। नेक्स्ट अगर देखें तो संस्कृत मंत्रालय ने एएसआई के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। संस्कृत मंत्रालय, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हाल ही का है कि संस्कृत मंत्रालय ने एएसआई के साथ कितने क्षेत्रों की, नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो आप याद रखेंगे 7। नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स देखें तो है बीपीआर&डी। बीपीआर&डी ने जो है 28 अगस्त 2020 को मनाई अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ। 28 अगस्त, डेट याद रखें, 28 अगस्त को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। किसने? बीपीआरडी। तो इसमें समझने वाली बात है बीपीआरडी और स्वर्ण जयंती वर्षगांठ। आप समझ रहे हैं कि अपने जयंती पर, अपने जिस दिन इसका स्थापना हुआ था उसके दिवस पर अपना स्वर्ण जयंती वर्षगांठ बनाया इसने। तो बीपीआरडी का मतलब बेसिकली क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ब्यूरो ऑफ, बी फॉर ब्यूरो, पी फॉर पुलिस, आर फॉर रिसर्च एंड डी फॉर डेवलपमेंट, यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हिंदी में सुने तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत आता है। इसने 28 अगस्त को, करंट है याद रखना है, 28 अगस्त 2020 को अपने स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। अच्छा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की बात है तो अभी इसके महानिदेशक कौन है? याद रखिएगा, वी.एस.के कैमुदी, वी.के.एस. कैमुदी इसके अभी महानिदेशक हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो देख रहे हैं हम आईआईटी एल्मुनियाई दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर बनाने के लिए रूस के साथ, ये क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि आईआईटी एल्मुनियाई ने दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ समझौता किया है। अब रूस की बात है तो आप मैप में देख रहे होंगे, रूस की कैपिटल मॉस्को है और यहाँ की अगर हम बात करें मुद्रा की तो रशियन रूबर है। प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। अच्छा, रूस की बात है तो रूस में बैकाल झील है, बैकाल झील आप जानते हैं, रूस में बैकाल झील है। रूस में उरल के पहाड़ हैं और रूस में माउंट एल्बरस है। इतनी चीजें आपको रूस से याद रखनी है। माउंट एल्बरस है और बैकाल झील है और उरल के पहाड़ भी रूस में ही स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं स्पोर्ट, आर्ट और कल्चर रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करते हैं। अगर बढ़ें तो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.ए. लक्ष्मण, नाम याद रखना, न्यायमूर्ति आर.ए. लक्ष्मण का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं न्यायमूर्ति आर.ए. लक्ष्मण और अब इनका हाल ही में निधन हो गया। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। कहाँ? तमिलनाडु के रहने वाले थे। तमिलनाडु के रहने वाले थे। तो अगर देखें तो ये है, इनकी बुक्स का अगर नाम ध्यान से सुने तो
बुक्स का नाम बड़ा है तो यहाँ शायद न लिखा पाए। नीतिइन 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 कुरल नीतिइन कुरल, द वॉइस ऑफ जस्टिस, द वॉइस ऑफ जस्टिस, आप इससे याद रख सकते हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। क्योंकि ये जज हैं तो इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ बुक्स लिखी हैं। नीतिइन कुरल बेसिकली नीतिइन कुरल द वॉइस ऑफ जस्टिस। और इन्होंने एक और बुक लिखा है द जज स्पीक्स, द जज स्पीक्स, आई रिपीट द जज स्पीक्स, फर्स्ट बुक आई रिपीट नीतिइन कुरल द वॉइस ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन, जिसको आप पिक में देख सकते हैं, ब्लैक पैंथर चैडविक बॉसमैन, इनका भी हाल ही में कैंसर की वजह से, काफी दिन से कैंसर से जूझ रहे थे और इनका अब हाल ही में कैंसर ने जान ले ली है। अच्छा, इन्होंने 2003 में ऑल माई चिल्ड्रेन, इन्होंने 2003 में ऑल माई चिल्ड्रेन में के साथ इन्होंने अपने अभिनय को शुरू किया था। ऑल माई चिल्ड्रेन, मैं टूटी फूटी लेटर्स में लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ऑल माई चिल्ड्रेन से अपनी अभिनय की शुरुआत की थी और इन्होंने मार्वेल साइनेमेटिक यूनिवर्स के में ब्लैक पैंथर की भूमिका भी निभाई थी। तो इन्हीं की ब्लैक पैंथर कहा जाता है, स्टार चैडविक, ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और असम की रहने वाली प्रख्यात सिंगर अर्चना महंत का निधन हो गया है। अच्छा, ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्चना महंत ये एक प्रमुख बहुत ही मशहूर सिंगर हैं। तो पहले तो क्वेश्चन बनता है कि अर्चना महंत किस चीज से संबंधित हैं, तो वो सिंगिंग से संबंधित हैं। ये असम की रहने वाली हैं, ठीक है। और इनका हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र वहाँ के हॉस्पिटल, असम के हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी में भी आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। इनके पिता खागेन महंत जो इनके पिता का नाम है, इनको बिहू किंग के नाम से भी जाना जाता था। इनके माता वो भी स्वर्गीय खागुन महंत उनके पिता का नाम था, जिनको बिहू किंग के नाम से जाना जाता है। इनकी माता अगर पापुन महंत देखें तो ये भी एक सिंगर, एक महान सिंगर थी और ये चला आ रहा है इनके जो भी खानदान में है, तो ये भी एक मशहूर सिंगर थी। अर्चना महंत, उनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। चलिए कुछ अब स्पोर्ट, ये निधन से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए। अब कुछ स्पोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। टी20 क्रिकेट फॉर्मेट में आप बखूबी जानते होंगे ड्वेन ब्रावो को, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे ड्वेन ब्रावो। इन्होंने 500 विकेट, ये जो है 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं टी20 फॉर्मेट में, ठीक है। टी20 फॉर्मेट में इन्होंने 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, अगर बात करें नेक्स्ट, तो भारतीय नौसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारतीय सेना के प्रमुख हैं और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि भारतीय जो वायुसेना के प्रमुख हैं वो RKS भदौरिया जी हैं। और अब भारतीय नौसेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद, इन्होंने एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी बुक, याद रखिएगा। बुक और पब्लिशर का नाम हमको बेसिकली याद रखना होता है और किसने लिखी, राइटर का। तो ये भारतीय सेना का प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद के द्वारा लिखा गया है। कौन सा बुक है, तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किताब, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ये किताब का नाम है। इन्होंने इसको रिलीज किया है। अगर पब्लिशर देखें तो पब्लिश किया गया इसको थिंक टैंक ऑफ सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज। आप इसको इतना याद नहीं रखना है, शॉर्ट में इस पब्लिशर का नाम है क्लॉज, CLAWS, थिंक टैंक ऑफ सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज। अच्छा, कल मैंने आपको, कल वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी होने की वजह से मैंने कल आपको एक जो स्टार्टिंग में बोला था कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, इसके बारे में नहीं बताया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय क्षेत्र को एक सीमित समय के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो ये आर्म्ड फोर्स
स्पेशल आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऑफ सपा 1958, ये एक्ट है। इसके बारे में समझ लेते हैं, इरेज कर लेते हैं पूरे पेज को और इसी पेज पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो इसे सबसे पहले जो अंग्रेज सरकार, एक मिनट, इसे सबसे पहले अंग्रेजी सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन, उसको कुचलने के लिए, मैं जल्दी करता हूं, उसको कुचलने के लिए एक अध्यादेश के रूप में जारी किया था। इसको सबसे पहले, जैसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऑफ सपा है, इसको कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए सबसे पहले इसको अध्यादेश के रूप में जारी किया था। आज़ादी के बाद इसको खत्म करके 4 अलग जो है इससे कानून बना दिए गए। और फिर जब एक साल बाद 1947 में जब आज़ाद हुआ देश, तो उस समय 4 अलग कानून इससे बना दिए गए, उसको वेरीफाई करने के बाद। और फिर उसके 1948 के बाद उन चारों कानून को एक में समेटते हुए एक कानून बनाया गया, एक ही कानून बनाया गया, ऑफ सपा 1958 में। मैं क्या बोल रहा हूं, 1958 में इसे एक कानून, 1947 के बाद 4 कानून को एक में समेटते हुए 1958 में अफसपा 1958 कानून बना दिया गया। देखिए क्या हो रहा था कि आज़ादी के बाद जो है नागालैंड समेत जो पूर्वोत्तर इलाके जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो पूर्वोत्तर इलाके हैं भारत के, वहाँ उग्रवादी तेजी से पनप रहा था आज़ादी के बाद। और उग्रवाद से निपटने के लिए, चूंकि आतंकवाद वहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो उसके निपटने के लिए कुछ सेना की जरूरत होगा, तो बहुत सारे सेना की जरूरत पड़ रही थी। तो वो उसको कमी को पूरा करने के लिए, जब सेना की कमी पूरा नहीं हो पाई, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इस अफसपा कानून को लाया था। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पास किसी भी भारतीय क्षेत्र को डिस्टर्ब यानी कि अशांत, मैं लिख देता हूं, डिस्टर्ब यानी अशांत घोषित करने का अधिकार होता है। किसी भी राज्य को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास ये क्षमता, ये पावर होती है कि वो किसी भी भारतीय क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित कर सके, अशांत घोषित कर दे। अगर केंद्र सरकार की नज़र में कोई क्षेत्र डिस्टर्ब है तो वो इसे डिस्टर्ब घोषित कर सकता है, लेकिन इसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। लेकिन इसके मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री पे ये डिपेंड नहीं करता, ये केंद्र सरकार और राज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल पे पूरी तरह से निर्भर करता है कि वह उस क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित किया जाए कि नहीं। तो बेसिकली अभी मैंने करंट अफेयर्स के कल में देखा, ये पूरा देख लिया कि अफसपा फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या है। तो कल हमने देखा था कि 6 महीने के लिए असम को क्या कर दिया गया है, आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर। अगर आपको पूरी चीज इसमें समझ आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली 8 बजे सभी सब्जेक्ट्स की करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और ये जीएस एंड जीके, इन सभी की टाइम वाइज क्यूज एकदम प्रॉपर तरीके से कराए जा रहे हैं। तो आप प्लीज उस क्यूज में पार्टिसिपेट होइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Then friends, it's a time to do some questions related to today's current affairs. तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है आपका, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.R. लक्ष्मण का निधन कब हुआ? A 27 अगस्त, B 28 अगस्त, C 29 अगस्त, D 30 अगस्त। आप देख रहे होंगे A 27 अगस्त, आप खुद से कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके सामने एक 51 IFFI का आयोजन कब और किस राज्य में होगा? A 18 नवंबर गोवा, B 20 नवंबर राजस्थान और C 20 नवंबर गोवा, D 18 नवंबर छत्तीसगढ़। आप देख रहे होंगे C ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, T20 क्रिकेट में
500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं? ए लसित मलिंगा, बी अमित मिश्रा, सी ड्वेन ब्रावो और डी पीयूष चावला। आप देख रहे होंगे सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 अगस्त, बी 30 अगस्त, सी 29 सितंबर, डी 30 सितंबर। आप देख रहे होंगे ए इज द करेक्ट ऑप्शन 29 अगस्त। अब कल के क्वेश्चन का आंसर, किस राज्य में एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है? राइट ऑप्शन इज द उत्तर प्रदेश। ये कल के क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।